बच्चों, आज हम 7 चैप्टर वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन को कौन कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं? दो प्रकार के फैक्टर हैं इसमें, एक है एक्सटर्नल बाह्य कारक और दूसरे हैं इंटरनल आंतरिक कारक। तो ये सारे जो हैं ये बाह्य कारक हैं और इधर वाले जो हैं ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं किस प्रकार से हैं। सबसे पहला कारक है इसमें लाइट, ठीक है, प्रकाश। प्रकाश जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से जो है ट्रांसपीरेशन को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें हम, तो प्रत्यक्ष रूप से लाइट कैसे इसको जो है इफेक्ट करती है? रंध्रों के खुलने, ठीक है। लाइट जो होती है डायरेक्ट किसको प्रभावित कर रही है? रंध्रों के खुलने पर। क्योंकि हमने देखा था कि उसकी मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि केवल दिन के समय ही स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो दिन यानी लाइट की प्रेजेंस में ही स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, तो डायरेक्ट लाइट जो है इनको इफेक्ट करती है। लाइट होगी तभी स्टोमेटा ओपन होंगे और स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपीरेशन होगा। क्लियर है? दूसरा जो अप्रत्यक्ष रूप से जो लाइट है वो किस प्रकार प्रभावित करेगी? क्योंकि देखो इसमें लाइट बढ़ेगी, अगर किसी प्लांट पे लाइट की अमाउंट बढ़ रही है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग धूप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट में अगर हम बैठे होते हैं तो टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की रेट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ये है इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट। दूसरा जो इसका बाह्य जो कारक है वो है विंड या वायु। वायु किस प्रकार से इसको प्रभावित करेगी? जैसे अगर कोई लीव्स जो हैं वो ट्रांसपीरेशन कर रही हैं तो उनके जो ऊपर की जो सराउंडिंग एयर है, ठीक है, वो क्या होगी? नम हो जाएगी। और अगर ये वायु जो है वो दूसरी इसकी जगह दूसरी वायु नहीं आ रही है तो उस नम वायु में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर वायु तेज प्रवाह आ गया, वायु का अगर तेज प्रवाह आ गया तो उसने नम वायु को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। उस नम वायु की जगह वो क्या आ गई? शुष्क वायु आ गई। और शुष्क वायु आने से क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। कहने का मतलब है तेज प्रवाह में अगर कोई पौधा है तो उसकी वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? बढ़ती है। जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, किसी प्लांट को अगर हम पंखे में रख दें तो वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, पंखा क्या है? तेज प्रवाह होता है वायु का, तो ट्रांसपीरेशन उससे बढ़ जाता है। तीसरा इसमें मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा, ठीक है, अवेलेबल सॉइल वाटर। तो इसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर मिट्टी में जो सॉइल वाटर है अगर वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर वो सफिशिएंट है तभी वाष्पोत्सर्जन जो है वो उचित तरीके से होगा। चौथा इसमें फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का अभी हमने पढ़ा था। टेम्परेचर क्या करता है? उसको उसके एरिया को ड्राई करता है और टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है? अधिक होती है। तो ये सारे हैं इसके एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हम देखते हैं किस प्रकार से, कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें पत्ती की संरचना, लीफ की स्ट्रक्चर। तो लीफ की स्ट्रक्चर में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्टोमेटा की संख्या अगर ज़्यादा है, स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर सनकन स्टोमेटा है, निमग्न जो है वो रंध्र हैं, ठीक है, जो कि ज़ीरोफाइट्स में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का एडेप्टेशन है। तो ज़ीरोफाइट में ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए निमग्न रंध्र या सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो उसके कारण क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अगर किसी लीफ पे क्यूटिकल, मोम या रोम जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो उनके होने से, ज़्यादा होने से ट्रांसपीरेशन की रेट क्या होगी? कम हो जाती है। तो ये है लीफ की स्ट्रक्चर। दूसरा है मूल प्ररो अनुपात, रूट शूट रेशियो। ठीक है, अगर मूल प्ररो अनुपात जो है वो अधिक है, ठीक है, इसका अधिक का मतलब क्या है? मूल क्या होगी? लंबी होगी, ठीक है, और शूट क्या होगा? छोटा होगा। तो रूट लंबी है यानी एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा करेगी और शूट छोटा है तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा? उसमें अधिक होगा। ठीक है, तो रूट शूट अगर रेशियो अधिक है तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन की रेट भी क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर है? पत्ती का द्विक विन्यास, ओरिएंटेशन, लीफ का ओरिएंटेशन किस प्रकार से
ट्रांसपीरेशन को इफ़ेक्ट करता है। तो देखो चित्र में एक लीफ दिखाई गई है, ये अगर गिरने वाली जो रेडिएशन है, सनलाइट है, अगर उसके समकोण पर है, लीफ की स्ट्रक्चर अगर उसके समकोण पे है, ठीक है, रेडिएशन के, तो क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो है वो कैसा होगा बताओ, अधिक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लाइट जो है इसकी लीफ पे गिर रही है, लाइट का इफेक्ट अभी आपने देखा ही था। ठीक है, तो डायरेक्ट गिर रही है तो लाइट से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। दूसरा, अगर पत्ती का ओरिएंटेशन गिरने वाली जो रेडिएशन है, सनलाइट है, उसके अगर समानांतर है, पैरेलल है, तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है लाइट उसके कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो ट्रांसपीरेशन की रेट क्या होगी, कम होगी। तो ये ओरिएंटेशन पे भी जो है, ओरिएंटेशन भी जो है इसको ट्रांसपीरेशन पे प्रभाव डालता है। अगला इसमें हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन का इम्पोर्टेंस। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। तो इसमें एक लाइन आती है, क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, नेसेसरी एविल है। ठीक है, क्यों? आवश्यक भी है और बुराई भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसमें देखो दोनों हम स्टडी करेंगे कि आवश्यक क्यों है और इसमें इसको बुराई क्यों कहा गया है। तो देखो बच्चों, इसमें जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, बड़ी मुश्किल से एब्जॉर्ब करते हैं। आपने इसमें जल अवशोषण के चैप्टर में पढ़ा था किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है, रसारोहण होता है। ठीक है, तो ये सारी आपने क्रियाविधि पढ़ रखी है। तो बड़ी मुश्किल से जो प्लांट्स हैं उस जड़ों से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस अवशोषित जल को क्या कर रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान अपने में से निष्कासित कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो पानी को ले रहे हैं और दूसरी तरफ पानी को रिलीज कर रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या है, हानिकारक है। ठीक है, बुराई कह सकते हैं हम इसे, कि एब्जॉर्ब भी हो रहा है पानी और उसको रिलीज भी कर रहे हैं। लेकिन ये आवश्यक क्यों है, लाभदायक क्यों है, ये इसको आवश्यक क्यों माना गया है। तो इसको हम देखते हैं कि ये लाभप्रद कैसे है। इसमें देखते हैं कि रसारोहण की जो क्रिया है, एसेंट ऑफ शेप है, वो किस वजह से होता है, आप पढ़ चुके हो, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से। ठीक है, डिक्सन एंड जॉली की आपने मैकेनिज्म हाइपोथेसिस पढ़ी थी, उसमें बताया था वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से रसारोहण होता है। तो वाष्पोत्सर्जन अगर नहीं होगा तो खिंचाव या टेंशन उत्पन्न नहीं होगी और रसारोहण की क्रिया भी नहीं होगी। तो ये क्या है, रसारोहण के लिए आवश्यक है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही खनिज, लवण और जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं अवशोषित नहीं हो पाएंगी। तीसरा, पत्ती का तापमान कम रखने में भी वाष्पोत्सर्जन सहायक है। कैसे? जैसे हम लोगों को पसीना आता है, तब हम वायु के नीचे अगर खड़े होते हैं, फैन के नीचे अगर हम खड़े होते हैं तो अपना शरीर कैसे होने लगता है, ठंडा होने लगता है। उसी प्रकार लीफ जब ट्रांसपीरेशन करती हैं तो उनकी सतह क्या होती है, उनकी सतह का टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि पत्ती के टेम्परेचर को कम रखने में भी वाष्पोत्सर्जन सहायक है। अतिरिक्त जल का निकास, अगर प्लांट में वाष्पोत्सर्जन नहीं हो तो जो प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है और उसका आपने पढ़ा था उपापचय क्रियाओं में बहुत कम मात्रा में प्रयोग में लिया जाता है, बाकी सारा वाटर को वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान ही वह जल वाष्प के रूप में निकालते हैं। तो ये क्रिया अगर ना होती तो प्लांट की बॉडी में काफ़ी सारा मात्रा में जल जो है वो इकट्ठा हो जाता। तो इस अतिरिक्त जल को निकास करने में भी वाष्पोत्सर्जन क्या है, सहायक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक आवश्यक, ठीक है, ये सारे लाभ पढ़ लिए, आवश्यक भी है और एक प्रकार की बुराई भी है, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब भी कर रहा है और उसको निकाल भी रहा है। क्लियर है?